नमस्ते, आप सबों का हमारी चैनल पर स्वागत है। आज जिस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डील करने का मैंने एक नया तरीका ढूंढा है। मैंने सोचा उससे आपसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊंगा और आपको भी एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल होगा। तो पहले हम इसमें देखेंगे कि प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे प्रेसिडेंट से रिलेटेड मेंस में सवाल पूछे जाते हैं, और फिर उन दोनों क्वेश्चंस को अगर आप आंसर करेंगे तो आपका प्रेसिडेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो ये आपका एक सवाल है, आपके सामने है। ये देखिए कि जो सवाल है, रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक एन ओल्ड मैन इन फैमिली हु हैज ऑल द अथॉरिटीज, हाउएवर ही कैनॉट डू एनीथिंग इफेक्टिव इफ द नॉटी यंग मेंबर्स ऑफ फैमिली डू नॉट लिसन हिम। इवैल्यूएट। हिंदी में भी आपके सामने है कि राष्ट्रपति की भूमिका जो है परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी ना सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। इसका मूल्यांकन कीजिए। ये एक सवाल है जिसका मीनिंग हम देखेंगे, समझेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। बेसिकली सेम चीज है, अगर उसको आप फॉर्मल लैंग्वेज में लिखते तो आपके लिए आसान था, इसमें आपको बस कनेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट। डिस्कस देयर चेंजिंग रोल इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका संवैधानिक जो प्रावधान है उसकी चर्चा करें और उसकी जो बदलती भूमिका है उसके बारे में चर्चा करनी है। ये दो क्वेश्चंस के आंसर आज के इस वीडियो से आप समझ जाएंगे कि उसमें क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, कैसे इसे आंसर करना है, क्या कंक्लूजन करना है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है। ये सारा अगर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ये दो क्वेश्चन के आंसर आप करने में सक्षम होंगे। और मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रेसिडेंट से इसी के इर्द गिर्द सवालें आपसे पूछे जाएंगी। कभी डायरेक्ट पूछ देगा, कभी इनडायरेक्टली पूछा जाएगा। चलिए आज का सवाल इस क्लास की शुरुआत करते हैं। द ओल्ड मैन एनालॉजी, इसके बारे में देखिए। ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है? प्रेसिडेंट को ओल्ड मैन से कंपेयर कर रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर आप ध्यान से अगर आप देखेंगे कि दिस सिग्निफाइज दैट while the president holds all the formal authorities, सभी जो भी फॉर्मल अथॉरिटी जो है सारे किसके पास होते हैं? राष्ट्रपति के पास होते हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर आप पढ़ेंगे आर्टिकल 52 ऑनवर्ड्स एंड टिल आर्टिकल 78 जहाँ पे एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का जिक्र है, इसमें आप ज़्यादातर जगह देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किस पोस्ट के बारे में यूज़ किया गया है आर्टिकल्स, तो वो है आपका राष्ट्रपति। सब कुछ राष्ट्रपति है। कार्यपालिका का प्रधान कौन है? तो राष्ट्रपति है। नॉट ओनली कार्यपालिका का प्रधान बट अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, वो भी अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति ही है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है। सब कुछ फॉर्मली जो पावर है वो वेस्टेड है किसमें? प्रेसिडेंट में है। लेकिन वही कह रहा है कि द नॉटी यंग मेंबर्स, यानी यंग मेंबर्स से क्या सिग्निफाई कर रहा है वो? आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आपके लेजिस्लेटर। ये अगर आपकी बात अगर आप नहीं सुने, ये आपकी बात अगर नहीं माने, अपनी मनमानी करे, तो आप क्या कर सकते हैं? उनके पास एक्चुअल में पावर है। आप एज ए बुजुर्ग उनको सलाह दे सकते हैं, उनको काउंसिल कर सकते हैं, उनको सही राह दिखा सकते हैं कि ये सही राह है। मानना नहीं मानना उस कैबिनेट या पार्लियामेंटेरियंस का ही है। सो एक्चुअल में जो पावर किसके पास है? एक्चुअल में जो पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर में। यानी ये डायरेक्टली जो सवाल पूछ रहा है, ये सवाल पूछने का तरीका बस अलग है। ये कहना यही चाहता है कि फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। फॉर्मल या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट कौन है? राष्ट्रपति है। एक्चुअल जो पावर है, एक्चुअल जो पावर कौन विल्ड करता है? दैट इज प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअल हेड प्राइम मिनिस्टर है। और फॉर्मल हेड अगर आप कहें, एक्चुअल हेड, रियल हेड, जिसके पास एक्चुअल में पावर है, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मुखिया है।
फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बिना, राष्ट्रपति के अप्रूवल के बिना कोई भी काम नहीं होगा। एक एक डिसीजन जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट का, उसके ऊपर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है, हस्ताक्षर होता है, सील होता है, मुहर होता है, तभी वो फैसला संवैधानिक माना जाएगा। प्रधानमंत्री अपने साइन से कोई आदेश ऐसा नहीं निकाल सकते हैं जो कि माना जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आधिकारिक तौर पे ऑफिशियल रूप से वो लेटर या आदेश निकला है। इट हैज़ टू बी ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो उसी बात को ये कहना चाह रहा है कि फॉर्मल जो हेड है वो है प्रेसिडेंट, और एक्चुअल रियल पावर किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इसी को आपको इलस्ट्रेट करना है। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो की बात जो आप करेंगे उसमें आप आर्टिकल 53 एंड 74 को कंबाइंड रूप से पढ़ेंगे। अगर दोनों प्रोविजन को एक साथ पढ़ेंगे तो ही आप रियल कंक्लूजन, निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट, यानी जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति को दी गई है। 74 कहता है द प्रेसिडेंट शैल एक्ट विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें जो प्रॉब्लम आता है कि 53 में तो कह दिया कि आपने एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति कार्य कैसे करेगा? तो विथ एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो क्या राष्ट्रपति उस सलाह को मानेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह मानेगा या नहीं मानेगा? क्या उसके पास चॉइस है? तो ये चॉइस अब उसके पास नहीं है। ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा शैल वर्ड इंट्रोड्यूस करने की वजह से। यहां जो शैल वर्ड है, यानी this makes it binding on president. He has to act binding on president. If he or she acts otherwise, then it will be considered unconstitutional act of president, which means council of minister जो फैसला दे रहा है, जो डिसीजन दे रहा है, president has to abide by, it is binding on the president. So president shall act with the aid and advice of council of ministers. 42nd अमेंडमेंट ने बाइंडिंग कर दिया शैल वर्ड यूज करके, यानी प्रेसिडेंट के पास अब दूसरा कोई चॉइस नहीं है। लेकिन 44th अमेंडमेंट थोड़ा सा राष्ट्रपति को पावर दिया, रिस्टोर किया उनके जो प्रिविलेज्ड पोजीशन है, प्रेसिडेंट है, फर्स्ट सिटीजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, कुछ तो उनके पास पावर होनी चाहिए। तो 44th अमेंडमेंट 1978 में उनको एक बार रिटर्न द एडवाइस को, एक बार आप रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकते हो, ओनली वंस। लेकिन अगर दोबारा सेम एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जाता है आपके पास, प्रेसिडेंट के पास, देन अगेन 74 वाला जो है कि उनको बाइंडिंग है। एक ही बार आप पुनर्विचार के लिए, ओनली वंस यू कैन रिटर्न द एडवाइस फॉर रिकंसिडरेशन। आफ्टर रिकंसिडरेशन, इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेजेंट्स द सेम व्यू अगेन, द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट। प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज अप्रूवल, गिव हिज और हर अप्रूवल। तो ये अगर 53, 74, 42nd एंड 44th अमेंडमेंट सबको कंबाइंड तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि रियल जो पावर है दैट इज एंजॉयड बाय प्राइम मिनिस्टर हु इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड द प्रेसिडेंट इज ओनली द फॉर्मल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ये आपका कंक्लूजन आएगा इस सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से। अब इसमें एक और आप ऐड कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर पहुंचा, एक केस है आपका शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974, शमशेर सिंह वर्सेस, ये आप कोट कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में, गवर्नर में भी आप कोट कर सकते हैं और प्रेसिडेंट में भी कोट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए ये जजमेंट दिया था। इसमें साफ साफ कहा कि द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स आर ओनली फॉर्मल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स ऑफ द स्टेट। राष्ट्रपति और राज्यपाल केवल नाम मात्र के प्रमुख हैं, केवल नाम मात्र के हैं, यानी जो टिट्यूलर हेड बोलते हैं या फिर रबर स्टाम्प बोलते हैं, वही ये कहना चाह रहा है। विच मीन्स यू हैव टू जस्ट गिव अप्रूवल टू व्हाट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम इज एडवाइसिंग यू। अब इसमें जो बात आती है कि कई सारे जगह पे लिखा है कि इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड,
सेटिस्फैक्शन की बात जब आती है, इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ नीड टू इशू एन ऑर्डिनेंस, ये सब कई सारी जगह पे ये लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो वहां पे सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे सेटिस्फैक्शन का मतलब भी इसी जजमेंट में दिया गया कि सेटिस्फैक्शन का मतलब इट इज नॉट पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, व्यक्तिगत संतुष्टि की, पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के व्यक्तिगत तौर पे सेटिस्फाई होने की बात ये नहीं कहता है। सेटिस्फैक्शन की बात होता है, इट इज नॉट द पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बट सेटिस्फैक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही सेटिस्फैक्शन। यानी जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, जहां भी लिखा है प्रेसिडेंट, उसमें आप ब्रैकेट में लिख लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और फिर आप उसको पढ़िए, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी कि रियल पावर, फिर से मैं वही दोहरा रहा हूं कि रियल पावर इज वेस्टेड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। सेटिस्फैक्शन की बात आती है तो हु हैज टू बी सेटिस्फाइड, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट इज नॉट द पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और द गवर्नर। तो यहां भी अगर आप देखेंगे तो उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी यही बात कहता है। अब तीसरा जो आप ग्राउंड दे सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल तो आपने बता ही दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है 53-74 को कम एक साथ आपको पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आपके सामने है। थर्ड जो पॉइंट आप देख सकते हैं कि इंडिया ने कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना है। इंडिया ने जो चुना है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो यूके से इंस्पिरेशन हमने लिया है, वहां पे प्रेसिडेंट नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर इज द रियल, एंजॉयज द रियल पावर। प्राइमस इंटरपेयर्स कहते हैं उसको कैबिनेट में, लिंच पिन ऑफ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो लिंच पिन है। यानी प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस मींस एंटायर गवर्नमेंट फॉल्स। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन से पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बर्खास्त हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो जाने से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समाप्त हो जाता है। इंदिरा गांधी का डेथ हुआ तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही खत्म हो गई। पीएम रिजाइंस, it is understood that entire council of minister is gone. Like in Bihar, Nitish Kumar resigned. That means new council of minister have to take oath. You have seen it several times. तो जब सीएम रिजाइन करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि फिर से दोबारा मंत्रियों को शपथ दिलानी पड़ती है, उनको विभाग देना पड़ता है, क्योंकि सीएम या पीएम इज द लिंच पिन ऑफ, जो मेन सेंटर ऑफ पावर अथॉरिटी जो एंजॉय करता है, दैट इज सीएम इन स्टेट्स एंड पीएम एट द सेंटर। तो ये 3-4 आर्ग्यूमेंट से आप दिखा सकते हैं कि कैसे राष्ट्रपति इज ओनली द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट एंड रियल पावर इज एंजॉयड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये सब आपके पास आर्ग्यूमेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अब फिर प्रेसिडेंट के वीटो पावर्स की बात आती है। फिर वीटो पावर क्यों है? तो वीटो पावर आपको दिखाना पड़ेगा कि it is not just a titular head or rubber stamp, you have to defend also। कैसे आप डिफेंड करेंगे? तो आपके पास कुछ पॉइंट्स, अगर आपके पास कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट होने चाहिए कि जब सिचुएशन डिमांड करते हैं तो प्रेसिडेंट को के पास डिस्क्रिशनरी पावर भी है, यानी अपने विवेक से काम करने की शक्ति भी है। सिर्फ और सिर्फ वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से काम नहीं करेगा। कई बार ऐसे सिचुएशन एमर्ज होते हैं जब उसे अपने लॉजिक का, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ता है, अपने स्व विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है, अपने डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है और फिर फैसला लेना पड़ता है। ऐसे कई बार सिचुएशन एमर्ज होते हैं, वो सब सिचुएशन हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीटो पावर की बात करते हैं, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है कि प्रेसिडेंट हैज वीटो पावर्स। ये जब हम आर्टिकल 111, ये जो आर्टिकल 111 को अगर हम डिटेल में माइन्यूटली पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि प्रेसिडेंट हैज सम डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी, और इसको हम लोग
सिचुएशनल डिस्क्रिशन बोलते हैं या सरकमस्टांशियल डिस्क्रिशन बोलते हैं कि वैसे सरकमस्टांसेस आएंगे तो प्रेसिडेंट के पास वैसे पावर है, वीटो जैसी शक्ति है कि वो फैसला खुद ले सकता है, वो उसके पास कोई ज़रूरत नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस की, वो फैसला स्वयं लेगा, खुद अपने डिस्क्रिशन से लेगा। तो वो सारे सिचुएशन हम देखते हैं, लेकिन उसको पहले समझने के लिए पहले आपको 111 समझना पड़ेगा। 111 क्या है? कोई भी जब बिल पास हो जाता है लोकसभा राज्यसभा से, फिर उसको हम भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए, उनके अप्रूवल के लिए, और उनके अप्रूवल के बाद ही कोई भी जो बिल है या विधेयक है वो कानून में परिवर्तित होता है। बिल बिकम्स एक्ट ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर नहीं होता है तब तक वो विधेयक कानून में परिवर्तित नहीं होता है, वो बिल बिल ही रहता है। बिल बिकम्स एक्ट वंस फॉर्मल अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट इज गिवन। ये वाला पार्ट जो है आपके 111 में दिया हुआ है। 111 में क्या दिया है कि जब बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं। तो जब बिल बिल जो है इज विथ द प्रेसिडेंट, लोकसभा राज्यसभा से पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज दिया गया, तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या शक्तियां हैं कि वो क्या करेगा? अप्रूवल दे देगा, अप्रूवल दे देगा, अपनी सहमति दर्ज करेगा। यहां कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, यहां पे क्या होगा? वो कानून बन जाएगा, कानून एक्ट में तब्दील हो जाएगा। बिल बिकम्स एक्ट, अपनी सहमति दे दिया। सेकंड है असहमति। असहमति का मतलब है विथहोल्ड हिज एसेंट, विथहोल्ड हिज एसेंट, उसने सहमति नहीं दी, विथहोल्ड हिज और हर एसेंट, एसेंट सहमति, या असहमति व्यक्त किया, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं असहमति, या रिजेक्ट कर दिया बिल को, रिजेक्ट कर दिया। तो यहां पे क्या होता है? बिल का एंड हो जाता है, द बिल एंड्स। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वीटो, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वीटो। इसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, यानी असहमति जो व्यक्त करेगा उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। बिल वहीं पे खत्म हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हुआ है, आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। पेप्सू बिल 1954 की कहानी है। उसमें पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, उसमें पंजाब नाम का कोई राज्य नहीं था। पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, ये सब एरिया ईस्ट पटियाला, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला यूनियन के नाम से जाना जाता था। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन था, प्रेसिडेंट रूल था, यानी वहाँ के बजट, वहाँ के कानून कौन बनाएंगे? तो केंद्र सरकार बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनका बजट बनाया और प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए भेजा। उसी टाइम पे ऐसा सिचुएशन हुआ कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल समाप्त करके उनकी गवर्नमेंट रीस्टोर हो गई। तो फिर उसी का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बजट राष्ट्रपति के पास भेजा था सिग्नेचर के लिए, उसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने फिर उनको कहा कि आप इसे रिजेक्ट कर दीजिए। तो एब्सोल्यूट वीटो, रिजेक्ट कर दिया और फिर उस स्टेट ही अपना बजट पास करेंगे। तो ऐसा मैंने कहा सिचुएशनल वीटो है। अगेन सरकमस्टांसेस वैसे हो गए कि आपको एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल करना पड़ा। यहाँ भी अगर आप कहेंगे तो डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी नहीं है कि वो रिजेक्ट कर दें, डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी नहीं है। रिजेक्ट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट जाके, देन अगेन दिस विल बी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इम्पीचमेंट का एक ही ग्राउंड है आर्टिकल 61 में कि प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच किया जाएगा, ऑन व्हाट ग्राउंड? द ओनली ग्राउंड इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक ही ग्राउंड तो दिया गया है उसमें। तो जब असहमति व्यक्त करेंगे, ये भी सिचुएशनल है, सरकमस्टांशियल है। मान लीजिए ऐसी कभी परिस्थिति आ जाए कि बजट आपका पास होने वाला, भी बजट का सेशन आने वाला है, बजट आपका पास हो, और बजट पास जैसे ही हो राष्ट्रपति के पास भेजा गया, और रात के उसी रात 12 बजे आपका किसी देश के साथ, पड़ोसी के साथ वॉर डिक्लेयर हो गया, उसने आपके ऊपर अटैक कर दिया। आप एक नॉर्मल सरकमस्टांसेस सोच के बजट बनाए थे जिसमें डिफेंस में 2% आपने जीडीपी का दिया था, बाकी एजुकेशन में दिया था, इसमें दिया था, उसमें कई सारे आपने अलॉटमेंट किए थे। सडनली रातों रात सिचुएशन चेंज हो गया। अब आपको लगा कि ये तो हमने गलत कर दिया, हमें डिफेंस का बजट में थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, पैसों की आवश्यकता है। उसी समय आप इमीडिएटली फिर से आप कहेंगे कि उसको आप बिल को रिजेक्ट कर दीजिए, उसमें हम सुधार करके वापस आपको भेजेंगे।
मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ सिचुएशंस, तभी मैं कह रहा हूँ ये सर्कमस्टांशियल वीटो है, विच अगेन प्रेसिडेंट शैल यूज विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया है और उसी तरह से किया है। तीसरी जो पावर अगर आप देखेंगे, रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। कंसिडरेशन, पुनर्विचार के लिए वापस भेज देंगे। पुनर्विचार के लिए वापस भेज देंगे। और ये एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो वीटो पावर है। यहां तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस नहीं लेंगे। उनको लगता है कि दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, दिस इज डाइवर्जेंस फ्रॉम द पाथ ऑफ रूल ऑफ लॉ। उस तरह के सिचुएशन को अगर आप देखते हैं कि दिस इज इमोरल, इनएथिकल, दिस शुड नॉट हैव बीन डन, अगर प्रेसिडेंट को लगता है तो वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस एक बार भेज सकते हैं। तो ये सही मायने में अगर आप देखें तो वीटो पावर जो एक्चुअल इंडियन प्रेसिडेंट एंजॉय करता है, दैट इज रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजना। इसको हम लोग कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो, इसको हम लोग कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। अब एक चौथा जो वीटो है वो एक्चुअल में, बिकॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज नॉट मेंशन्ड कि प्रेसिडेंट कितने दिन में सहमति या असहमति व्यक्त करेगा। हाउ मच टाइम प्रेसिडेंट शैल टेक, एक दिन, 2 दिन, एक वीक, एक महीना, कुछ भी मेंशन्ड नहीं है। जब कुछ भी मेंशन्ड नहीं है तो ये जो टाइम गैप है कि कब साइन करेगा, दिस इज अगेन डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट। तो इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल गैप है कि टाइमलाइन उसमें मेंशन नहीं किया गया है, इसकी वजह से जो वीटो आता है वो है आपका पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, जेबी वीटो उसको हिंदी में कहते हैं, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो बिकॉज देर इज नो टाइम लाइन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है कि कितने समय में आपको अप्रूवल देना है। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। राजीव गांधी की सरकार जो थी, पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल भेजी थी उनके पास, उन्होंने 3 साल तक उसके ऊपर हस्ताक्षर ही नहीं किया। बाद में वो बिल डेड हो गया। तो ये सब रियल पावर्स हैं पॉकेट वीटो जिसका इस्तेमाल हुआ है, ज्ञानी जैल सिंह ने किया है। रिकंसिडरेशन वाला भी जो है आपका के आर नारायणन जब प्रेसिडेंट थे, अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम, इन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दिया। तो यानी एक्चुअल में भी पावर है। तो आप सिर्फ उसको कहेंगे कि टिट्युलर हेड है तो आप कह सकते हैं कि इट इज सिचुएशनल। बट इफ सिचुएशन डिमांड्स, इफ सर्कमस्टांसेस डिमांड that president shall use his or her discretion, there is also a provision in within the constitution that he can use for reconsideration, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, या फिर पॉकेट वीटो का भी इस्तेमाल कर सकता है, वो भी उसका डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी है। तो अब हम डिफेंड भी कर रहे हैं प्रेसिडेंट के पावर को। अब जो अगली बात जो है कि व्हेन द ओल्ड मैन बिकम्स इफेक्टिव, कब प्रभावी हो सकता है। तो वही मैंने बताया कि कब वैसे सिचुएशन होंगे जब रियल जो ओल्ड मैन है उसके पास रियल पावर आ सकते हैं। तो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल इन इंडिया। जब कोएलिशन का दौर आता है, कोएलिशन का पीरियड 1989 टू 2014 फॉर्मली हम मानते हैं। वैसे पहली कोएलिशन गवर्नमेंट मोरारजी देसाई के टाइम पे 1977 में बनी थी, बट वो एक एबेरेशन था। 1989 टू 2014 कंटिन्यूअसली कोएलिशन का गवर्नमेंट रहा। यूपीए 1, यूपीए 2, एनडीए, ये सब की सरकारें बनी जहां पे कई सारे पार्टीज मिलकर आपस में सरकारें बनाती थी। अब ऐसी परिस्थिति में जब किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं है तो फिर त्रिशंकु संसद है, तो किसको वो प्राइम मिनिस्टर के लिए बुलाएगा, किसको बुलाएगा, किसको वो बोलेगा कि आओ प्राइम मिनिस्टर का ओथ लो। अब 1989 के पहले ऐसी सिचुएशन कभी इमर्ज ही नहीं हुई। जो जैसे इस बार के भी आप 2014 नरेंद्र मोदी जब पीएम बने, 2019 नरेंद्र मोदी जब पीएम बने, कोई कंफ्यूजन ही नहीं था कि जो लीडिंग पार्टी है उसका जो चुना गया, जिसका लीडर जिसको चुना गया, उसी को उसने पीएम अपॉइंट कर दिया। अब यहाँ हंग असेंबली में क्या होता है, 1989 में जब पहली बार ऐसा सिचुएशन आता है, कांग्रेस के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स अगेन इन 1989 196, लेकिन मेजॉरिटी नहीं थी, मेजॉरिटी के लिए 273 चाहिए। तो फिर किसको बुलाया जाए,
तो पहले आर वेंकटरमन उस समय थे प्रेसिडेंट, किसको बुलाया? राजीव गांधी को ही मौका दिया, बट राजीव गांधी ने रिफ्यूज किया सरकार बनाने से। फिर वीपी सिंह को बुलाया गया, सेकंड उनको मौका दिया गया कि आप आइए और अपना मेजोरिटी प्रूव कीजिए और प्राइम मिनिस्टर बनिए। तो फिर वीपी सिंह की सरकार बनी। अब तीसरा सिचुएशन आता है कि जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए, लाइक इन 1984, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु यानी कैबिनेट खत्म, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज finished. There is no one to give aid and advice to president. In this situation, again, I am saying this is situation where president has to use his or her discretion. फिर कुछ दिनों के बाद राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिलाते हैं, ज्ञानी जैल सिंह उस समय प्रेसिडेंट होते हैं। अब ये देखिए कि मैं आपके पास सस्पेंसिव वीटो का भी एग्जाम्पल आपके सामने रखा हूँ। 1998 के आर नारायणन उस समय थे। इन्होंने क्या किया कि बिहार में इमरजेंसी इम्पोज करने के लिए एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका ने सुझाव दिया और के आर नारायणन ने उसको रिटर्न कर दिया, इमरजेंसी वाले बिल को वापस लौटा दिया पुनर्विचार के लिए, और इसके बाद दोबारा इस बिल को लाया नहीं गया और जो इमरजेंसी वाला जो प्रोविजन था चंद हफ्तों के बाद ही फिर से पुनः रिस्टोर कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि उनके पास पावर है, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ वो जाके जब रिटर्न कर दिया तो फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई, डिबेट हुआ, उन्हें लगा कि राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो पाएगा, तो क्यों अपना मजाक बनाए, इससे उसको निरस्ती कर दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया। 2006 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अमेंडमेंट बिल जो लेकर सरकार आई थी उसको फिर से वापस भेज दिया था। लेकिन फिर पुनर्विचार के बाद दोबारा एपीजे अब्दुल कलाम जो प्रेसिडेंट थे उनके पास जब बिल आया तो उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं था उस बिल के ऊपर बैठने का। उन्होंने एडवाइस भी लिया था कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट से कि अब मैं क्या करूं। तो एक्सपर्ट ने एडवाइस दिया कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब जो 74 आर्टिकल और 111 में जो क्लॉज हैं 42nd अमेंडमेंट के बाद 44th अमेंडमेंट के बाद रिकन्सिडरेशन के बाद जब आपके पास जाएगा तो यू हैव टू गिव योर अप्रूवल, देयर इज नो चॉइस। फिर एपीजे अब्दुल कलाम ने उसके ऊपर साइन किया, बट जो बिल 5 अगस्त को फॉर एग्जांपल बन जाता वो 16 अगस्त को बना। तो ये 10 दिन का डिले, डिबेट्स, डिस्कशन, ओपिनियंस, और उसमें ऐसा इनफॉर्मली कहा गया कि उस समय मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रेसिडेंट से जब बात की तो उन्होंने कन्विंस किया कि हम एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएंगे इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करके और फिर हम इसको और बेहतर कानून बनाएंगे, ऐसा प्रॉमिस किया। फिर प्रेसिडेंट ने साइन किया। खैर वो इनफॉर्मल बातें हुई थी। पॉकेट वीटो का एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया कि पोस्ट ऑफिस बिल अमेंडमेंट बिल था राजीव गांधी के टाइम पे जिसके ऊपर ज्ञानी जैल सिंह ने लगाया था और दोबारा वो कभी कानून बना ही नहीं। प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट्स, आर्टिकल 356 का यूज अगेन, प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट आप जान रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव देता है एडवाइस कि आप उसके ऊपर प्रेसिडेंट रूल लगा दो इस स्टेट के ऊपर। जनरली प्रेसिडेंट अभी तक का जो टेंडेंसी अगर आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट जो है एक्सेप्ट कर लेता है और उसके ऊपर अथॉरिटी दे देता है लगाने के लिए, प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। जो मैंने आपको रिसेंटली एग्जांपल दिया 1998 बीपीएससी का, अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसमें जरूर बिहार से एग्जांपल्स कोट कीजिए, यूपीएससी में भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। 1998 का मैंने एग्जांपल दिया कि के आर नारायणन ने एक बार अब रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज दिया और वहाँ पे जो इमरजेंसी लगाने की बात थी वो समाप्त हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय, तो इमरजेंसी जो इम्पोज हुआ था उसको 3 सप्ताह में ही समाप्त कर दिया गया क्योंकि के आर नारायणन प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया। दोबारा उसको फिर इन लोगों ने रिकन्सिडर करके वापस प्रेसिडेंट के पास नहीं भेजा। सेकेंड जो एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ बिहार असेंबली इन 2005 में भी हंग असेंबली था विदाउट, बूटा सिंह उस समय गवर्नर थे, विदाउट फ्लोर टेस्ट बूटा सिंह ने सरकार को बर्खास्त कर दिया प्रेसिडेंट रूल के लिए। 356 के अंतर्गत रिपोर्ट भेज दिया कि यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। एपीजे अब्दुल कलाम उस समय रशिया में थे, रशिया से ही उन्होंने साइन करके भेज दिया, यानी कोई डिले नहीं, रशिया में है, उनके आने का भी इंतजार नहीं किया गया, फैक्स से भेजा गया, उन्होंने फैक्स से इमीडिएटली साइन करके भेज दिया इन अ हेस्ट, हरी। लेकिन बाद में आप देखिए जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहता है सुप्रीम कोर्ट की विदाउट फ्लोर टेस्ट
it is not the individual satisfaction of governor, but he has to take decision based on some objective criteria, objective fact, and that fact is the floor of the house. उस फ्लोर पे आप टेस्ट कराइए, फिर देखिए कि उसके पास मेजॉरिटी है या नहीं, किसी के पास मेजॉरिटी है या नहीं। इलेक्शन हुआ, ऑल पॉसिबिलिटीज को आपको तो तलाशना ही है ना, उसके बाद फिर आप प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड कीजिए। आप इंडिविजुअली सेटिस्फाइड हो गए कि किसी को भी हंग असेंबली है, किसी को भी आपने मौका नहीं दिया सरकार बनाने का, और सीधा आपने प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। बूटा सिंह को अनसेरेमोनियसली बिहार से एग्जिट करना पड़ा, गवर्नर को। तो आप देखिए कि प्रेसिडेंट ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से जो साइन किया, ये फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया। यानी कई बार ऐसा हो सकता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस को आप मानते हैं प्रेसिडेंट को इन अ हेस्ट, देन सच सर्कमस्टांसेस में अराइज। अरुणाचल प्रदेश का जो क्राइसिस 2016 में हुआ था, वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात हुई थी। ये प्रणब मुखर्जी उस समय आपके प्रेसिडेंट थे। प्रणब मुखर्जी साहब जब इनके पास आया तो उन्होंने इमीडिएटली साइन नहीं किया, उन्होंने काउंसिल किया। अंडर आर्टिकल 78 ही हैज द अथॉरिटी टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। फिर होम मिनिस्टर उनके पास गए और फिर उनके पास उनको बताया कि क्यों ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से हम यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात कर रहे हैं। वंस प्रणब मुखर्जी गॉट कन्विंस्ड बाय होम मिनिस्ट्री, देन ही ऑथराइज्ड। तो ऐसा नहीं कि आप इमीडिएटली भेजा और बात को आप मान लिया, आप काउंसिल कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं और थोड़ा सा डिले करेंगे ताकि आपको बेहतर समझ हो, आपको ये समझ में आए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग है, कहीं भी रूल ऑफ लॉ का वायलेशन नहीं है, फिर आप साइन कीजिए, देन यू आर नॉट एट फॉल्ट। तो आप एक्चुअल में अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने का आपका नाता है कि आपने ओथ लिया है कि टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगर रूल ऑफ लॉ का वायलेशन हो रहा है तो यू कैन टेक योर स्टैंड, दैट वॉन्ट बी कंसिडर्ड वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61। तो ये डिपेंड करता है कि हु इज एट द पोस्ट, कौन है उस पद पे। कोएलिशन का जो टाइम आता है, कोएलिशन का जो दौर मैंने आपको बताया 1989 टू 2014, इस टाइम पे जो सिचुएशनल वीटो पावर जो था, जो डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट है, वो काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी एनलार्ज हो जाता है। कई सारे इंसिडेंट्स होते हैं, कई सारे घटनाएं घटती हैं जिससे ये समझ में आता है कि प्रेसिडेंट एक्चुअली एंजॉयज रियल पावर, उसके पास सिर्फ फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है। तो ये सिचुएशन क्या था? कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन का मतलब किसी सिंगल पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है। तो कोएलिशन के एरा के समय में जो प्रेसिडेंट है आपके, ही इज नॉट मेयर रबर स्टाम्प, बल्कि वो क्रिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरी बन जाते हैं, अंपायर की तरह काम करते हैं। अंपायर बन जाते हैं, ना सिर्फ रबर स्टाम्प होते हैं बल्कि वो क्रिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरी हो जाते हैं। सबसे पहला जो आता है उनको डिस्क्रिशन इन अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, किसको पीएम के लिए बुलाएं, ये उनकी डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, उसी तरह से एग्जांपल है 1996 में भी, पहले अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टर के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन 13 दिन में सरकार गिर गई। फिर एचडी देवगौड़ा बने, फिर कुछ दिनों के बाद आई के गुजराल बने। तो ये जो 90s का जो दौर था, 4 बार आप देखेंगे 4-5 प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। पहले वीपी सिंह बने, फिर उसके बाद चंद्रशेखर बने, फिर पीवी नरसिम्हा राव बने, फिर अटल बिहारी वाजपेयी बने, फिर मैंने आपको एचडी देवगौड़ा का नाम बताया, आई के गुजराल बने, फिर पुनः अटल बिहारी वाजपेयी 13 महीने के लिए बने, फिर से दोबारा चुनाव हुआ और फाइनली वो पूरा टर्म कंप्लीट किए। तो डिस्क्रिशन इन अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, अगेन इट्स प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन, वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस नहीं करेंगे, वो अपने स्वविवेक से ही चुनेंगे किसको मौका देंगे फ्लोर टेस्ट करने का। 1989 मैंने आपको बताया राजीव गांधी को इनवाइट किया था। 1998 में प्रेसिडेंट के आर नारायणन इंट्रोड्यूस्ड अ स्ट्रिक्टर लेटर ऑफ सपोर्ट। इन्होंने एक तो नया ही चीज, नोवेल आइडिया इंट्रोड्यूस कर दिया कि सिर्फ हम फॉर्मल आपका किसी पार्टी के साथ अलायंस है, अग्रीमेंट है, इस बात को हम नहीं मानेंगे। आप एक लेटर ऑफ सपोर्ट एमपीज से साइन करा के लाइए कि आपके समर्थन में कितने एमपीज हैं, तभी हम फिर आपको बुलाएंगे पीएमशिप के लिए, पीएम के लिए आपको हम बुला सकते हैं, अपॉइंट करेंगे। तो एक लेटर ऑफ सपोर्ट इंट्रोड्यूस किया, एक नया चीज। आप देखिए प्रेसिडेंट का स्वविवेक है, उन्होंने बोला कि रिटर्न में आप दीजिए। तो डिस्क्रिशन है, सिचुएशन वैसे है, और रिटर्न में मांग लेने से एक बार आपको कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ इस व्यक्ति को है या किसी को है, किसको बुलाना है नहीं बुलाना है। फिर एक ऑब्जेक्टिव तरीके से आप उस डिसीजन पे पहुंच रहे हैं, यू हैव फैक्ट्स। अब देखिए कि डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा,
वैसे तो ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है जैसे पीएम एडवाइस करेगा। लेकिन ये भी अथॉरिटी जो है कोalition के टाइम पे बदल गया। अब जैसे मान लीजिए कि एक प्राइम मिनिस्टर कहता है कि रिजाइन कर देता है और बोलता है, एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को कि आप लोकसभा को डिसॉल्व करके फ्रेश इलेक्शन कराइए। अब प्रेसिडेंट के पास क्या नया इंस्ट्रूमेंट है कि वो क्या करेंगे कि देखेंगे कि क्या कोई और कोएलिशन के पास मेजॉरिटी है, क्या वो गवर्नमेंट बना सकता है, क्या उसके पास इतनी पावर है, उसके एमपीज के उतने सपोर्ट हैं। तो ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को एक्सप्लोर करेगा और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को एक्सप्लोर करने के बाद जब उसे लगता है कि अब कोई भी ऐसा कोएलिशन बचा है नहीं जिसको मेजॉरिटी मिल सकता है, फ्रेश इलेक्शन ही कराना होगा, तो जाके वो डिसॉल्व करेगा। यानी इमीडिएटली वो प्राइम मिनिस्टर की बातों को मानने को बाध्य नहीं है। अगेन सिचुएशन ऐसा हो गया कि कोएलिशन में प्रेसिडेंट को अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आई के गुजराल रिजाइन किए, जब प्राइम मिनिस्टरशिप उनका समाप्त हुआ, तो प्रेसिडेंट उस समय थे के आर नारायणन। उन्होंने कई सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया, कोशिश किया कि कहीं, क्योंकि 5 साल नहीं हुए थे पूरे, कि कहीं कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट के थ्रू सरकार बन सकती है। जब उन्होंने देखा कि कोई भी व्यक्ति उस तरह के समर्थन जुटाने में, मेजॉरिटी को जुटाने में सक्षम नहीं है, फिर उन्होंने उसको डिसॉल्व किया। एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन जिसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। 1979 में नीलम संजीवा रेड्डी देश के आपके प्रेसिडेंट थे। उस समय ऐसी परिस्थिति होती है कि मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है और दो लोग अपना दावा प्रस्तुत करते हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी है। एक तो चरण सिंह, और एक तरफ आपके चरण सिंह थे और दूसरी तरफ से जगजीवन राम, दूसरी तरफ जो जगजीवन राम, इन दोनों ने दावा किया कि हमारे पास मेजॉरिटी है। और वास्तविक रूप में जो मेजॉरिटी जो था वो जगजीवन राम के पास था, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा लोग बताते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ने फ्लोर टेस्ट के लिए आमंत्रित नहीं किया और चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया। लेकिन जब उनको ये रियलाइजेशन हुआ, जब वो रियलाइज कर लिए कि ये सरकार तो टिकेगी नहीं, फिर उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया और चरण सिंह केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट हुए। इसको कंट्रोवर्शियल माना जाता है कि आपको फ्लोर टेस्ट करना चाहिए था, जगजीवन राम को आपने पीएम नहीं बनने दिया। नीलम संजीवा, कई सारे कॉन्स्पिरेसी थीरीज हैं कि इंदिरा गांधी ने इन्फ्लुएंस किया था। हालांकि नीलम संजीवा रेड्डी से उनके 36 के आंकड़े थे। 1969 में जो प्रेसिडेंट का जो चुनाव हुआ था, वीवी गिरी जीते थे, नीलम संजीवा रेड्डी के खिलाफ ही जीते थे। और इंदिरा गांधी ने ही बैकग्राउंड में जो काम किया था उसकी वजह से वीवी गिरी बने और नीलम संजीवा रेड्डी नहीं बने। तो ये लोग आरोप लगाते हैं कि इंदिरा गांधी ने इन्फ्लुएंस किया, पता नहीं कितनी सच्चाई है। बट जगजीवन राम शायद फर्स्ट बैकवर्ड कम्युनिटी से, शेड्यूल कास्ट से एक प्राइम मिनिस्टर बनते बनते रह गए 1979 में। एक मौका था, बन सकते थे लेकिन नहीं बने। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो मेजॉरिटी एरा के समय और कोएलिशन के एरा में मैंने आपको कंपेयर किया है कि जब आपका मेजॉरिटी एरा होगा, जो 1950 से 1989 था, और 2014 ऑनवर्ड्स जब करंट आपका डिस्पेंसेशन है, तो इसमें जो पीएम का जो अपॉइंटमेंट होगा फॉर्मल होगा। लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी उसको आप अपॉइंट करेंगे, कहीं भी आपका डिस्क्रिप्शन नहीं है किसको आप बुला के, किसको, जिसको मेजॉरिटी नहीं उसको तो आप बुलाएंगे नहीं ना। जिसको मेजॉरिटी है वो फॉर्मल हो गया, मतलब अंडरस्टूड है कि किसको आप पीएम के लिए बुलाएंगे। यहाँ पे डिस्क्रिशनरी हो गया, जजिंग हु इज द स्टेबल, विच इज द स्टेबल कोएलिशन। कैबिनेट एडवाइस ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्सेप्टेड इमीडिएटली, बहुत डिले नहीं होता है, 1-2 दिन के अंदर का साइन हो जाता है और वो मान लिया जाता है। यहाँ पे ऑफन क्वेश्चन, सेंट बैक फॉर रिव्यू, रिव्यू के लिए भेजा जाने लगा, रिवर्सल रिटर्न किया जाने लगा, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल, बहुत सारी चीज़ें डिले होने लगा। कैबिनेट एडवाइस इमीडिएट जो माना जाता था, अब इसमें थोड़ा डिले होने लगा। रोल ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पे सेरेमोनियल या टिट्यूलर हेड की तरह है, वो फॉर्मल हेड की तरह है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अंपायर की तरह है, मीडिएटर की तरह काम करने लगा, तो रोल चेंज हो गया। तो यहीं से आप जो वो जो पूछा जा रहा है कि करंट कॉन्टेक्स्ट में, करंट कॉन्टेक्स्ट इज दिस वन, वेयर ये फॉर्मल हेड की तरह है, इमीडिएटली एक्सेप्ट किया, सेरेमोनियल टिट्यूलर हेड की तरह है, जहां आप रबर स्टाम्प उसको आप कह सकते हैं।
रिलेशनशिप विद प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे आपको जो शुरुआत करना होगा कि नॉमिनल वर्सेस रियल हेड वाली बात आप करेंगे कि नॉमिनल हेड कौन है. नॉमिनल हेड इज प्रेसिडेंट एंड रियल हेड इज प्राइम मिनिस्टर. We have parliamentary democracy. In parliamentary democracy, real power is enjoyed by the person chosen by the people, and that is prime minister. वैसे प्रेसिडेंट भी लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट इलेक्शन है. इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप, कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट की बात करें तो आर्टिकल 53 का जिक्र करेंगे आप. फिर उसके बाद मैंडेटरी एडवाइस, आर्टिकल 74 की बात करेंगे. 75 में पीएम के अपॉइंटमेंट की बात होती है. प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट. 75 यही कहता है. 78 इज कम्युनिकेशन लिंक. कम्युनिकेशन लिंक जो इसमें बात है कि प्रेसिडेंट जो है इंफॉर्मेशन सीख कर सकता है. प्राइम मिनिस्टर इज अ लिंक, आप कह सकते हैं, बिटवीन द कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट, बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट. इसके बीच में एक जोड़ने वाली कड़ी का काम करता है, लिंकिंग कम्युनिकेशन लिंक का काम करता है प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर समय समय पे प्रेसिडेंट से मिलते हैं, उनको अप्राइज करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं जो हो रहा है बिल्स के बारे में, जो बिल्स पेंडिंग है प्रेसिडेंट को, जो साइन करने के लिए दिया गया है, भेजा गया है, या जो पार्लियामेंट में आने वाले भविष्य में लेजिस्लेचर जो लॉ आने वाले हैं, जो बिल्स आने वाले हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन. डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, प्रशासन क्या चल रहा है, उसके बारे में कम्युनिकेशन रेगुलर बेसिस पे देते हैं. और नहीं राष्ट्रपति भी कभी मांग सकते हैं कि आप हमें ये इंफॉर्मेशन दीजिए. तो 78, 75, 74 ये सब जगह आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का नाम, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के रिलेशन की बात जो फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, ये सब आप आर्टिकल का जिक्र करेंगे उसमें. अब चेंजिंग रोल और इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एलिबोरेट करना पड़ेगा कि रिलेशन ड्यूरिंग कोएलिशन एरा द प्रेसिडेंट एक्टेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरी और अंपायर. और मेजॉरिटी एरा के समय में क्या हो रहा है कि प्रेसिडेंट रोल इज इन द गवर्नमेंट फॉर्मेशन हैज बिकम फॉर्मल टिटुलर अगेन. यहाँ पे थोड़ा सा आपको एलिबोरेट करना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस तो आपने बता ही देंगे कि कोएलिशन एरा इन्फ्लुएंस है कि ड्यूरिंग पीरियड्स where no party has a clear majority, the president role becomes crucial in choosing the prime minister and deciding on the dissolution of the parliament. एग्जाम्पल्स के साथ आप उसको बता देंगे. मेजॉरिटी कॉन्टेक्स्ट की जब आप बात करेंगे, मेजॉरिटी कॉन्टेक्स्ट when a government holds a strong majority as seen during Congress dominance in 1947 to 1989 and the current BJP dominance after 2014, the probability of the president using discretionary powers is limited. The probability of president using discretionary power is limited when the party is enjoying majority. फिर भी आप डिफेंड करेंगे कि president can be again act as a constitutional guardian, as a symbolism, at least क्योंकि वो head of the state है, constitutional head है. policy alignment आपको देखने को मिलेगा. policy alignment मतलब president जो है, president कहीं भी divergence नहीं होता है. जो executive है उसकी जो policy है, उसके जो आप president के भाषण में आप देखेंगे, उनके जो speech में देखेंगे, जो बजट स्पीच हुआ या सत्र शुरू होने से पहले जो स्पीच दिया जाता है, उसमें पूरी तरह से आप देखेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव का जो पॉलिसी है उसी बात को वो प्रेसिडेंट के थ्रू, प्रेसिडेंट जस्ट माउथ हैं, वो बस उसको पढ़ रही हैं. एक्चुअल जो पॉलिसी है वो किसका है, गवर्नमेंट का है. तो गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट के बीच में पॉलिसी अलाइनमेंट होता है. देयर इज नो डाइवर्जेंस बट कन्वर्जेंस. परसुएसिव इन्फ्लुएंस अभी भी है कि वो एडवाइस दे सकता है इन पर्सन. प्रेसिडेंट जो एडवाइस दे सकता है, एनकरेज कर सकता है, उनको वार्न कर सकता है, उनको काउंसिल कर सकता है. ये सारे चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं. इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ पावर आप बताएंगे कि कंक्लूजन में आप जो लिखेंगे कि सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, एंजॉय करता है, तो सिर्फ फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है. पर्सनालिटी वर्सेज पोस्ट, इसमें आप कह सकते हैं कि वाइल द प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड, figures like Dr. S. Radhakrishnan, Rajendra Prasad use their wisdom and personality to influence government decisions. They openly वो ओपनली अपने व्यूज़ को पब्लिक करते थे. जब राजेंद्र प्रसाद और एस राधाकृष्णन थे, वो पूरी तरह से ओपनली डिफर भी करते थे गवर्नमेंट से. पॉलिसी अलाइनमेंट नहीं दिखता था क्योंकि वो वैसे पर्सन थे, वैसे विल्ड करते थे अथॉरिटी, अपने विजडम उनके उनके वैसे थे कि वो ओपनली डिफर कर सकते थे, कंस्ट्रक्टिव वे में सजेस्ट कर सकते थे, एडवाइस कर सकते थे. तो
पर्सन जो उस पोस्ट को होल्ड कर रहा है, कई बार उसकी वजह से भी आपको चीज़ें को देखने को मिलेंगी, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल में किया था। फाइनली आप उसको मोरल अथॉरिटी के रूप में देखेंगे कि प्रेसिडेंट क्या है, अपॉलिटिकल अथॉरिटी है, वो पॉलिटिक्स से ऊपर है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, तो उसके पास ग्रेटर मोरल अथॉरिटी है, पूरे इंडिया के द्वारा चुना गया है, इनडायरेक्टली ही सही, तो उसके पास एक ग्रेटर मोरल अथॉरिटी है जिससे वो इन्फ्लुएंस कर सकता है करंट डिस्पेंसेशन को, करंट गवर्नमेंट को। और उसने जो ओथ लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो और लोगों की सेवा करेगा, टू सर्व द पीपल, इस इस बात को वो लेके चल सकता है और गवर्नमेंट को काउंसिल कर सकता है, उनको वार्न कर सकता है, ताकि रूल ऑफ लॉ का ही रिस्पेक्ट हो, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही काम हो और अल्टीमेटली लोगों की सेवा हो, टू सर्व द पीपल। तो ये बात आप लिख सकते हैं कंक्लूडिंग रिमार्क में। हाँ, जो मैंने आपके लिए लिखा है कि इस तरह की बातें आप लिख सकते हैं कि द प्रेसिडेंट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन, while they lack the firepower of the PM, they provide the light of constitutional wisdom, ensuring the government does not stray from the path of law. इस बात को मैंने हिंदी में भी लिखा है, ये आप कंक्लूजन में बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आज का क्लास कंप्लीट होता है। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट है कि बिलीव यू आर हाफ वे देयर, कीप हसलिंग टू द फिनिश लाइन। आप मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए। आपने जब इस रास्ते को चुन लिया है, इस रास्ते पे जा रहे हैं, तो ऑलरेडी आपका काम आधा हो चुका है, अधूरा है अभी, क्योंकि आपको बाउंड्री लाइन, जो फिनिशिंग लाइन है, उसको क्रॉस करना है, उस पार जाना है और सरकार में चयनित होना है और सरकार में योगदान देना है अपना। चलिए, इन सब बातों के साथ मैं अपने आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मैं फिर से ऐसी ही वीडियो राज्यपाल के कुछ क्वेश्चंस को लेके और फिर उसको डिस्कशन करूंगा और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न भी आपका कवर हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए मैं फिर से ऐसे वीडियो लेके आऊँगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट।